नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम उड़ान में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं किरण कृशाली। उड़ान एक ऐसा मंच जहां हम कामयाबी के पीछे छिपे संघर्ष, समर्पण और हौसले की कहानियों से रूबरू होते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं MBBS डॉक्टर और एम्स PG में ऑल इंडिया रैंक 155 हासिल करने वाली डॉक्टर सानिका महर। आइए जानते हैं उनकी सफलता के पीछे की प्रेरणादायक उड़ान। सानिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम उड़ान में। थैंक यू किरण, मुझे ये मौका देने के लिए, ये मंच देने के लिए कि मैं आने वाली युवा पीढ़ी को प्रेरित कर सकूं। और सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने इतनी अच्छी रैंक हासिल करी है, ऑल इंडिया रैंक आपने हासिल करी है। कई बच्चों का ये सपना होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कैसा लगता है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए AIR 155 न्यूज़पेपर में पढ़ना, न्यूज़ में सुनना एक आम सा नंबर है, लेकिन आपके लिए ये रैंक हासिल करना एक कितनी बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। और कैसी रही आपकी ये जर्नी यहाँ तक, इस रैंक तक की? इस जर्नी को आसान कहना तो मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है कि कितने सारे सैक्रिफाइसेस, बलिदान मुझे देने पड़े, कितने सारे फैमिली फंक्शंस अटेंड नहीं कर पाए और कितना आवर्स हमें अकेले बैठ के पढ़ते रहना पड़ा। पर मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए हमारी जो मंजिल होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए कि हम क्या चाहते हैं ज़िंदगी से। तो जो सक्सेस होती है वो तो परमानेंट होती है, हार्ड वर्क जो होता है वो टेम्परेरी होता है। बिल्कुल। और जिस दिन मतलब बहुत सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं और इवन खुद आप, हम सब लोग एक सपना देखते हैं, उस सपने के लिए हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। एक उड़ान हर कोई भरता है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। लेकिन जब वो दिन आया, जब रिज़ल्ट आया आपके PG का और आपने रिज़ल्ट देखा, कैसा वो क्षण था, कैसी वो फीलिंग थी? क्योंकि जैसे ही कोई स्क्रीन पे बैठता है अपना रिज़ल्ट देखने के लिए, सबके धक 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 होती है, हर कोई हौसला देता है, लेकिन मन में बहुत सारी हलचल सबके होती है। वो पल कैसा था आपके लिए? मुझे याद है जब मेरा रिज़ल्ट आया था, मेरे फ्रेंड की ही कॉल आई थी, तो मुझे याद है मैं स्क्रीन को कम से कम 10-15 मिनट तक घूरती रही। कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ऑल इंडिया में 155 मेरी रैंक है, क्योंकि हमें हमेशा एक शक तो होता ही है अपने हार्ड वर्क पे कि क्या पता हो, क्या पता ना हो। मैंने अपने सारे दोस्तों को कॉल किया कि एक बार चेक करें, और मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया कि चेक करें। तो एक इंग्लिश में जैसे कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम, तो वो तो रहता ही है। पर कहीं ना कहीं जब हम हर दिन उस चीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा हार्डवर्क करते जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो एक तरीके से कॉन्फिडेंस अल्टीमेटली डेवलप हो जाता है। कि शायद कुछ अच्छा हो भी सकता है इसके बाद। अच्छा, तो जैसे ही रिज़ल्ट आया उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही रिज़ल्ट आया तो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे तो पेरेंट्स थे नहीं वहाँ पे, बट मेरे बहुत सपोर्टिव मेरा सोशल सर्कल था, जिन्होंने मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे भी मुझे उतना ही सपोर्ट दिया जितना मेरा रिज़ल्ट के टाइम पे दिया। अच्छा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आसपास आप लोगों को पॉजिटिव लोग रखने चाहिए, जो आपके फेलियर, आपके सक्सेस दोनों में ही आपके साथ वैसे ही खड़े रहें। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। वो भी आपकी सक्सेस को एंजॉय भी करते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, आपकी पूरी जर्नी की। क्या हर कोई कहता है ना बचपन से कि मुझे टीचर बनना है, मुझे जो है डॉक्टरी करनी है, मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन बचपने में कई बार हम कह देते हैं, यूं ही कह देते हैं। आपका कब से सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे MBBS करना है, और कब से आपने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी? ये जर्नी आपकी कितनी लंबी रही और कैसी रही? मुझे याद है, मेरी 3rd स्टैंडर्ड की डायरी थी, तो मैंने उसमें लिखा था कि आई वॉन्ट टू बी अ कार्डियोलॉजिस्ट। तो उस टाइम पे तो मुझे ये भी नहीं पता था कि MBBS के बाद तो बनते भी नहीं है कार्डियोलॉजिस्ट, पर एक सपना यही था कि मुझे अल्टीमेटली डॉक्टर बनना है, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, मुझे वर्ड को वो देना है जो मुझे मिला है, और मैं चाहती थी हेल्प करूँ मैं लोगों की। तो अल्टीमेटली ये ड्रीम तो मेरा बचपन से ही था, बस अच्छा। थोड़ा थोड़ा स्टेपिंग स्टोन रखते रखते यहाँ तक पहुँचे हैं। और जब आपने फर्स्ट टाइम अपने पेरेंट्स से ये जिक्र किया कि मुझे डॉक्टरी करनी है, मैंने सोच लिया है, उनका क्या इस पर कहना था? मेरे पेरेंट्स थ्रू आउट दिस जर्नी बहुत सपोर्टिव रहे हैं। शायद मैं उन्हें ये बोलती कि मुझे सिंगर बनना है, तो भी वो उतना ही सपोर्ट करते मुझे जितना उनने मुझे डॉक्टरी में किया। मेरे पापा का भी खुद का एक सपना था कि वो डॉक्टर बने, तो मुझे लगता है कि वो उनने मेरी सक्सेस में अपनी सक्सेस भी ढूंढी है। बिल्कुल, हर पेरेंट एक्चुअली यही करता है।
वो बच्चों की सक्सेस में अपनी सक्सेस ढूंढता है और उस जर्नी को एक्चुअली वो भी हमारे साथ साथ जीते हैं। आपने MBBS किया, कई बच्चे 12th करते हैं, 11 आजकल के टाइम पे तो बच्चे 8 के बाद ही तैयारी शुरू कर देते हैं कि हमें अगर MBBS करना है या इंजीनियरिंग करनी है तो यहीं से हमारी जर्नी शुरू हो गई है। कई बच्चे 12th के बाद कुछ समय के लिए ड्रॉप आउट करते हैं कि हम अच्छे से तैयारी कर लें, अच्छे से कॉन्फिडेंट हो जाए कि हम वो एग्ज़ाम सक्सेसफुली अचीव कर पाए। आपने क्या 12th के बाद गैप लिया, फिर तैयारी करी, या फिर आपने डायरेक्ट एग्ज़ाम दिया और आपको MBBS क्वालिफाई किया? मेरा जो क्वालिफाई हुआ था एग्ज़ाम वो तो खैर 12th के बाद ही हुआ था, बट मुझे लगता है उस चीज़ के लिए मैंने 9th से ही उस सपने के पीछे काफ़ी मेहनत करी। मैंने 9, 10th, 11, 12th कोचिंग करी है इस चीज़ के लिए। पर मुझे लगता है कोचिंग का पर्पस जो होता है वो एजुकेशनल कंटेंट से ज़्यादा एक गाइडेंस का होता है। पर आज के ज़माने में वो गाइडेंस आप सोशल नेटवर्किंग, यूट्यूब, आप कहीं और जगह से भी ले सकते हैं। तो ये नहीं है कि आपको बस कोचिंग्स पे निर्भर रहना है या फिर आपको बहुत एक्सपेंसिव कोचिंग्स ज्वाइन करनी है। बट अगर आप पे वो इच्छा है अपने सक्सेस को पाने की तो आप कहीं से भी वो गाइडेंस ले सकते हैं और आप 12th के साथ भी कर सकते हैं। कोई वजह से अगर नहीं हो पा रहा है 12th के बाद तो कोई बात नहीं, ड्रॉप लेना कोई बुरा नहीं है। आप उसको ड्रॉप के बाद भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने जिक्र किया कि आपने कोचिंग करी। आज के समय में पहले बहुत कम कोचिंग सेंटर्स छोटे शहरों में मिला करते थे, लेकिन आज के समय में हर शहर, हर छोटे कस्बे में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर जागरूक हो गए हैं कि अगर बच्चे को तैयारी और अच्छे तरीके से करानी है तो हमें उन्हें एक एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते कोचिंग सेंटर जाना या फिर उनकी महंगी फ़ीस देना, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कितना सही है, उसके क्या अपने फ़ायदे हैं, इसके बारे में प्लीज़ हमें बताइए। जी, जैसे मैंने बताया कि जो गाइडेंस होती है वो एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे बहुत सारे बच्चे फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स होते हैं, जैसे मैं भी थी अपनी फैमिली में पहला डॉक्टर, तो उनके लिए उनको कोई बताए कि कैसे पढ़ना है, कैसे करना है आगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक पर्पज़ होता है कि वो उनको सही दिशा दिखा पाएँ। प्लस जो कंपटीशन हमें अपने आसपास दिखता है वो भी एक ऑफलाइन कोचिंग में दिखता है। पर अब जैसे जैसे कोविड के बाद स्पेशली ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स काफ़ी खुले हैं और आप यूट्यूब में या सब्सक्रिप्शन लेके बहुत कम पैसों में भी उनको कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी सेम पर्पस कर रहे हैं। अगर आप पे डिसिप्लिन है, आप पे कंसिस्टेंसी है और आपको क्लियर है अपना गोल, तो आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग भी उतनी ही बेनिफिशियल या क्या पता उससे ज़्यादा बेनिफिशियल रहे जितना ऑफलाइन कोचिंग रह सकती है। तो आपने अपनी कोचिंग के दौरान ऑनलाइन जो जितने भी मटेरियल मिलता है उसका इस्तेमाल किया अपनी सक्सेस के लिए? मेरा मोस्टली जो कंटेंट था वो तो ऑफलाइन था और उस टाइम पे ऑनलाइन कोचिंग्स थोड़ा कम होती थी। तो बट अब मुझे लगता है कि अब तो काफ़ी कंटेंट है और सबको यूटिलाइज़ करना चाहिए जहाँ से भी उनको मिल पाए। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे भी हैं जो खुद डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन एक कंप्लीट गाइडेंस नहीं होती कि एक अच्छा डॉक्टर, जिसको सोसाइटी में आके कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर बनने के लिए क्या सिर्फ MBBS कर लेना ही काफ़ी होता है, या एक्चुअल जो कहानी है डॉक्टर बनने की वो MBBS के बाद शुरू होती है? प्लीज़ इस पे, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता है कि एक्चुअल कहानी जो है वो MBBS के बाद की है। जी, ये एक मिथ है, एक भ्रम है जो मैं यहीं पे तोड़ना चाहूँगी कि बहुत लोगों को लगता है कि MBBS कर लिया है तो अब तो लाइफ सेट है। पर असली जो लर्निंग है वो MBBS के बाद निकल के ही होती है। अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में जा रहे हैं तो कैसे पेशेंट इंटरेक्शन करना है या फिर कैसे आपको लोगों की परेशानी को एक्चुअली समझना है, वो सब जो होता है वो MBBS के बाद शुरू होता है। काफ़ी सारे अब एग्ज़ाम्स हैं जो MBBS के बाद है, आपको PG क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि अब स्पेशलाइजेशन का टाइम है। अब इतने सारे डॉक्टर्स हम बन रहे हैं और क्योंकि जनता भी जागरूक है इस बारे में कि उन्हें किस डॉक्टर के पास जाना है, तो वो भी चाहेंगे कि कोई स्पेशलिस्ट हो जो उनके बच्चे को या उनके परिवार वाले को ट्रीट करे। बिल्कुल। तो उसके आगे भी काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं जो करने ही हैं, अब करने हैं एक अच्छे डॉक्टर को बनने के लिए। और PG के बाद भी कई जो डॉक्टर्स हैं वो और फर्दर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, उसके बारे में एक छोटा सा आप अगर हमें बताना चाहें कि PG के बाद भी और क्या क्या फील्ड है जो कि आप चूज़ कर सकते हैं? जी, अगर एक जो मेजर फील्ड है हमारा कि आप अपना क्लिनिक खोलें, आप क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू करें, तो ये एक हमारे पे ऑप्शन है। दूसरा, कई लोग MBA कर सकते हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा फील्ड है। काफ़ी लोग जो होते हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनी से एसोसिएट हो जाते हैं, रिसर्च में हेल्प करते हैं। अच्छा। तो ये एक और ऑप्शन है।
और अगर आप MBBS के साथ ही एक हमारी UPSC CMS का एग्ज़ाम होता है तो आप उससे गवर्नमेंट ऑफिशियल भी बन जाते हैं। अच्छा, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है, तो लिमिट खाली क्लिनिकल प्रैक्टिस की नहीं है। हाँ, यानी मतलब अगर कई जो आम जनता है उसको लगता है कि MBBS करने के बाद सिर्फ डॉक्टर प्रैक्टिस ही करेगा, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, इसी के साथ में एक सवाल मेरे मन में ये भी है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कई बार बीच में आके ये सोचते हैं कि काश हमें कुछ ऐसी गाइडेंस मिल जाए, कुछ ऐसी टिप्स मिल जाए जो कि एक ऐसे सक्सेसफुल इंसान ने अपनी पढ़ाई के दौरान की है। जैसे आपने अभी अपना एम्स PG क्लियर किया है, आपको अब बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते होंगे जो अभी 12th पास किया है और वो भी अपनी नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे टिप्स आप अपनी शेयर करना चाहेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई है इस पूरी ओवरऑल जर्नी में? जी, जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है और जो हम ओवरलुक कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, वो है कि हम, क्योंकि इस बार मतलब ये ज़माना है कंटेंट का, तो हम 4-5 कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं कि ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, याद कुछ हो नहीं रहा। हाँ। तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेसिक्स पे स्टिक करना। हमारी NCERT बुक्स हैं, उसकी एक एक लाइन मतलब एक एक लाइन हमें याद होनी चाहिए। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम उसे गलत करें। हमें लगता है कि हम बहुत एक्सपेंसिव कोचिंग्स या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो शायद हमारी और अच्छी रैंक आएगी, बट उस ड्यूरेशन में हम जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं वो भूलने लग जाते हैं। Correct. तो सबसे पहले अपना फाउंडेशन, अपना बेस, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं, उसके बाद उस पर बिल्डअप करना है हमें स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं वो तो, और कई बार टीचर्स भी ऐसा कह देते हैं कि नहीं NCERT नहीं, आप जो है थोड़ा सा और डिफाइंड फॉर्म वाली बुक्स खरीदिए। कई बच्चों के लिए, मैं खुद भी देखती थी अपने टाइम में कि बच्चों के लिए जो है वो किताबों का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई भी होता था। तो उसमें डिफ़ाइन फॉर्म में चीज़ें तो होती थी लेकिन बहुत महंगी होती थी, अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो क्या जो हमारी NCERT की किताबें हैं, क्या वो अपने आप में सक्षम, कंप्लीट है प्रॉपरली, कि बच्चा अगर उसे पढ़े तो वो डेफिनेटली सक्सेस पा सकता है? NCERT की बुक्स थ्योरी के लिए तो मुझे लगता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, कि उससे ऊपर कुछ नहीं है। अच्छा। बाकी अगर आप कुछ और करना चाहते तो मुझे लगता है कि आजकल ऑनलाइन काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जो क्वेश्चंस या मॉक एग्ज़ाम्स करवाते हैं, तो वो भी उतना ही पार्ट प्ले करते हैं जितना थ्योरी प्ले करती है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी उतनी ही होनी चाहिए। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो मुझे लगता है टेस्ट देना, क्वेश्चंस करना, ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ओके। और समय समय पे जैसे कई बार ग्रुप डिस्कशन वाली जब बात आती है, कई बच्चे बहुत स्टूडियस है, अच्छा पढ़ लेते हैं, सवालों के जवाब भी उन्हें पता है, लेकिन जब वो एक माहौल में बैठते हैं और उनको डिस्कशन के लिए बोला जाता है तो अचानक से जो उनका कॉन्फिडेंस है वो एकदम से श्रिंक कर लेता है। उस कॉन्फिडेंस को कैसे जो है बरकरार रखा जा सकता है, और कैसे हमें सिर्फ पढ़ाई करते करते अपने आप में हम सीमित ना हो जाए, थोड़ा खुलकर रहें? अगर हमें 4 लोगों के सामने डिस्कशन करना है तो उस पर आपकी क्या राय है? इसके लिए 2-3 पॉइंट्स जो मैं बताना चाहूँगी। पहला ये कि आपको जितने रियल एग्ज़ाम सिमुलेशन वाले टेस्ट हैं वो दे सकते हैं। जैसे आजकल काफ़ी सेंटर्स होते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पास में ना आपको रियल एग्ज़ाम सिचुएशन वाले एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं। अच्छा। तो आपको वो सारे मॉक टेस्ट तो देने हैं। अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सके तो एटलीस्ट अपने घर पे वो इन्वायरमेंट बनाना है कि सारे फ़ोन स्विच ऑफ है, पेरेंट्स को बताना है कि अब मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो वो एक तरीके से इन्वायरमेंट आपको डेवलप करना है घर पे। दूसरा ये है कि आप जितना अपने दोस्तों से डिस्कस करेंगे अप्रोच टू अ क्वेश्चन, उससे आपको हेल्प मिलेगी ये जानने में कि कैसा दूसरा इंसान कैसे सोच रहा है, आप वैसे कैसे सोच सकते हैं सॉल्व करने में। और बाकी अगर बात रही एग्ज़ाम के टाइम की एंजाइटी, आप बैठे हैं सीट पे और आपको एंजाइटी हो रही है, हाँ। तो एक पॉइंट जो मुझे मेरे सीनियर ने बताया था वो है रिवर्स काउंटिंग। कि आप 10, 9, 8 ऐसे करके आंख बंद करके एक बार गिने और फिर से उस क्वेश्चन को पढ़ें। तो मुझे लगता है वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। बिल्कुल। आपने अभी एंजाइटी और डिप्रेशन का जिक्र किया, कैसा होता है जब आप इतनी तैयारी करते हैं, और कभी क्या आपके मन में भी ऐसा आया इस पूरी जर्नी के दौरान, सेल्फ डाउट जिसे हम कहते हैं, कि क्या मैं ये कर सकती हूँ? कभी खुद से सवाल किया कि क्या मुझसे ये हो जाएगा? और ऐसे समय में आपने खुद को कैसे संभाला? सेल्फ डाउट तो देखिए सबके ही मन में आते हैं क्योंकि ये जर्नी इतनी लंबी है और अनसर्टेन फ्यूचर है। तो जब कभी मॉक में या टेस्ट में कम मार्क्स आते थे और दिखता था बाकियों के ज़्यादा आ रहे हैं, तो लगता था कि क्या मैं ये कर पाऊँगी भी। हाँ।
पर मुझे लगता है उसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए बेनिफिट किया है वो है अपने पेरेंट्स से बात करना, अपने दोस्तों से बात करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो लिमिट कर लेते हैं अपने आप को, बस बंद हो जाते हैं एक कमरे के अंदर, बात करना छोड़ देते हैं माँ बाप से। उनको भी बताना चाहिए अगर आपकी कोई परेशानी है, अगर आप कुछ तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को बताएं, अपने पेरेंट्स को बताएं। और वैसे ही पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि उनके बच्चे क्या किस सिचुएशन से जूझ रहे हैं और उनको इक्वली हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं, बच्चे को हम डिस्टर्ब ना करें, और इस दौरान वो उनसे एक जो इमोशनल कनेक्शन होता है ना, वो कहीं ना कहीं अधूरा रहने लगता है, और बच्चा सोचता है कि अगर हम पेरेंट को बताएंगे कहीं वो भी परेशान ना हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है समझना। आप MBBS के साथ साथ एक PG एस्पिरेंट भी रही हैं। MBBS के दौरान पढ़ाई का प्रेशर तो होता ही है, साथ ही आप मेडिकल प्रैक्टिस में भी उस वक्त लगे रहते हैं, फिर PG की तैयारी भी करना और पर्सनल लाइफ को भी टाइम देना, ये जो पूरा बैलेंस आपने कैसे क्रिएट किया? क्योंकि इतनी अच्छी रैंक आपने हासिल करी है, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए भी। जी, बैलेंस का बताऊँ तो मुझे लगता है कि बैलेंस थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपको ऑब्वियसली अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी पड़ती है। आपको देखना पड़ता है कि इस टाइम पे, इस 6 महीने 1 साल जितना आप उसे देना चाहेंगे, कि अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने आवर्स अपनी स्टडीज़ को देना चाहते हैं, कितना आप सोशल इंटरेक्शन को देना चाहते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे ये आप पे निर्भर करता है पूरा कि आप के गोल्स कितने क्लियर हैं, आपको ये सक्सेस कितना चाहिए। तो बैलेंस से ज़्यादा मुझे लगता है प्रायोरिटीज़ हेल्प करती हैं इस टाइम पे। और उस वक्त प्रायोरिटी आपकी क्या थी कि मुझे सिर्फ MBBS के बाद PG जो है करना ही करना है क्लियर विदाउट गैप? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सोचते हैं कि यार अभी एक बार पहले हम ये प्रेशर झेल लें, उसके बाद PG के बारे में सोचेंगे, ऐसा होता है? जी, क्योंकि MBBS अपने में एक इतना टफ़ कोर्स है, MBBS के एग्ज़ाम्स इतने टफ़ है, जो कि मुझे अभी भी लगता है कि नीट PG से भी टफ़र थे। तो बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कई बार बच्चे थक के, और इंटर्नशिप इतनी हेक्टिक होती है, आपको हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ करनी पड़ती है। कुछ बच्चे मैनेज कर पाते हैं, कुछ बच्चे साथ में फिर ड्रॉप लेते हैं, ड्यूटीज़ करते हैं। तो मुझे लगता है किसी में भी बुराई नहीं है, आपका जैसा गोल है आप उस हिसाब से उस पर काम करिए। बस यही है कि अल्टीमेट गोल आपका क्लियर रहना चाहिए। आज के समय में जितना कंपटीशन है, मुझे ऐसा लगता है कंपटीशन के साथ साथ कंपैरिजन भी बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, जिसकी वजह से जो एस्पिरेंट्स है उनके ऊपर एक मेंटल प्रेशर बढ़ते जा रहा है। कई बार बहुत ही कैजुअली कोई भी कह देता है कि अरे उसको देखो, उसको देखो, और यहीं से वो कंपैरिजन का प्रेशर जो है बच्चे के ऊपर पड़ने लगता है। आपको क्या लगता है कि ये कंपैरिजन किस तरीके से बच्चों को, एस्पिरेंट्स को एंजाइटी की तरफ, डिप्रेशन की तरफ धकेल रहा है और वो उसकी जकड़ में आते जा रहे हैं? इस सिचुएशन से कैसे कोप अप किया जा सकता है? इसमें मुझे लगता है कि आप अपना सोशल इंटरेक्शन जितना लिमिट कर सकें, जितने कम लोगों से और अच्छे लोगों से बात कर सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपके फैमिली मेम्बर्स, उनको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि जो बच्चा जिस चीज़ से जूझ रहा है वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है, तो उनको भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। बच्चे उसके सपने को अपना सपना बना के, काफ़ी बार बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको काफ़ी सारी चीज़ें बोल देते हैं जो उन्हें खटकेंगी। तो मुझे लगता है कि सपोर्टिव होना पड़ेगा पेरेंट्स को। दूसरा ये है कि सोशल नेटवर्किंग से दूर रहने का ये भी एक रीज़न है कि उसमें आप काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं, उनकी सक्सेस देखते हैं, इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, तो उससे भी कई बार लोगों को बच्चों को फ़र्क पड़ने लगता है। तो आपके पास 1-2 दोस्त होने चाहिए जो आपको पॉजिटिवली इन्फोर्स करें कि आप कर सकते हैं, और पेरेंट्स का भी इक्वल रोल है। तो आपका आपका जो कहना है, क्या वो ये भी है कि सोशल मीडिया का ये जो दौर चल रहा है, अगर आप प्रॉपरली तैयारी करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाना चाहिए? अगर सोशल मीडिया में जो इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, ये सारी नेटवर्किंग साइट्स हैं, मुझे लगता है कि इनका जो यूज़ है वो बहुत लिमिटेड है। प्लस मिस इन्फॉर्मेशन हर जगह है। दूसरा, जो हम रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, उस कारण हमारा जो अटेंशन स्पैन है, हम जो फोकस करने की क्षमता है, वो बहुत लिमिट हो चुकी है बच्चों की। अच्छा। तो उससे भी हमें बहुत देर तक पढ़ाई में फ़ोकस करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो जितना इन चीज़ों को अवॉइड कर सकें करना चाहिए। बाकी अगर आपको कुछ चाहिए, न्यूज़ या फिर क्या चल रहा है दुनिया में, तो न्यूज़ चैनल तो है ही हमारे पास, या न्यूज़पेपर अगर आपको वो भी पढ़ना है तो वेज़ हैं, पर जो सोशल नेटवर्किंग है उसको तो मैं कंडेम ही करूँगी। बिल्कुल, और न्यूज़ चैनल से हमें कई तरह की नेशनल, इंटरनेशनल भी मिलती है, और न्यूज़पेपर के लिए तो हमेशा कहा जाता है कि आप पढ़िए, क्योंकि उससे वोकैबुलरी भी आपकी बहुत इम्प्रूव होती है।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी एमबीबीएस कर रहे हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी फील्ड में आ जाते हैं, लेकिन जब हम उसके बीच में होते हैं, इन बिटवीन होते हैं, तब हमें कई बार लगता है कि नहीं यार, मुझे ये नहीं करना, या मैं इसी में प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। तो अगर किसी ने एमबीबीएस कर लिया है, तो क्या ज़रूरी है उसके बाद वो एज डॉक्टर प्रैक्टिस करे, या उसके बाद भी उसके पास कुछ ऑप्शन है जहाँ पे वो क्लिनिकल साइड थोड़ा सा अपनी छोड़ सकता है और ऑप्शंस की तरफ बढ़ सकता है? जी, जैसा मैंने बताया आपको कि एमबीबीएस के बाद हमारे पास काफ़ी वेज होते हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं एक्सेप्ट फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस। नंबर 1 वही था कि आप एमबीए करें या फिर आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाएं। जी। दूसरा, आजकल रिसर्च वर्क काफ़ी चल रहा है और जैसे नई नई ड्रग्स या वैक्सीन्स डेवलप हो रही हैं, आप उस पर भी काम कर सकते हैं। जी। या आप यूपीएससी की तरफ जाते हैं काफ़ी बार, तो आप आईएएस ऑफिसर बनने की तरफ भी जा सकते हैं। तो पाथवेज तो काफ़ी है जिसमें आप जा सकते हैं। ओके। अब जो मैं पूछना चाहूँगी वो बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, वो ये कि एक ऐसा मैसेज, जब कई बार सोचते हैं ना बच्चे कि हमें कोई ऐसा गुरु, एक ऐसा मेंटोर मिल जाए जो कि उस जर्नी को पूरा फील करते हुए आया है। जैसे कई बार कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें कोई डॉक्टर मिलता है तो वो कई चीज़ें पूछने लग जाते हैं, आपको भी ऑफ कोर्स मिलते होंगे। तो उन बच्चों से आपका क्या कहना है कि किस तरीके की वो प्रिपरेशन करें, और अगर वो नीट की तैयारी कर रहे हैं तो किन बातों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें, किस तरीके की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको वो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखें, और किन किन चीज़ों से बचें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? ये अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो ये दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आगे बहुत करियर ऑप्शंस होते हैं जिसमें बहुत लोग एक्सेल करते हैं। तो अपनी लाइफ को अपने प्रोफेशन तक लिमिट मत रखिए, आगे बढ़िए, ज़िंदगी को देखिए कि क्या आप और चीज़ में अच्छे हैं, आप उसे ट्राई देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पा रहा कोई वजह से तो भी अच्छी बात है। कई बार जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी में माँ बाप से बड़ा और कोई गुरु नहीं होता, लेकिन कई बार माँ बाप का प्रेशर भी होता है कि आपको ये करना ही करना है, या आपको हमने 1 साल का गैप दिया है, आप इसमें तैयारी कीजिए वरना आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बच्चे नहीं समझ पाते कई बार कि नहीं, हमें डॉक्टरी ही करनी है, हमें मेडिकल में ही जाना है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं इस दौरान इतनी प्रेशर में कि और भी बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं जो कि शायद जिनमें हम बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। तो क्या ये एक भ्रम है? कई बार बच्चों के मन में ये भ्रम आ जाता है कि नहीं, हम सिर्फ यही करेंगे और इसी में हम कैपेबल हैं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और पेरेंट्स के लिए खासकर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस दौरान बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करें? मेडिकल फील्ड है वो उतना लग्जूरियस नहीं है जितना बाहर से दिखता है। बिल्कुल। क्योंकि एमबीबीएस के बाद हम स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं, बहुत सारे लोग सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं, उसके बाद अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस सेटअप करते हैं। तो ये काफ़ी 10 से 20 साल का सफ़र है। हाँ। अगर आप उससे पहले ड्रॉप ले रहे हैं, 2-4 साल जितना भी आप ले रहे हैं, तो मुझे लगता है ये और ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है ये। तो आपको अगर गोल आपका क्लियर है पर आपको लगता है कि काफ़ी टाइम लग रहा है, तो आप ये समझिए कि अभी जो है ये शुरुआत है, इसके आगे और लंबा है ये सफ़र। तो सिर्फ इसको लिमिट मत मानिए अपनी कि आपने अब एमबीबीएस कर लिया है और अब बस आपको इसमें मेडिकल फील्ड में अपना क्लिनिकल सेटअप करना है। आपको और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने हैं, कोई बुराई नहीं है, बाकी सारे प्रोफेशंस में भी आजकल सब इक्वली सक्सेसफुल हैं। करेक्ट। तो कई बच्चे ऐसे भी हैं जो अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाते हैं, बहुत अटेम्प्ट करते हैं बट फेल होते जाते हैं, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी इस मोमेंट में तो बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स का रोल होना चाहिए इसमें, उनको समझाने के लिए। और मुझे लगता है थोड़ा रिसर्च उन्हें अपने पार्ट से भी करना चाहिए कि आजकल तो यूट्यूब में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि क्या और प्रोफेशंस हैं जो ऑलमोस्ट पैरा क्लिनिकल हैं, जैसे एमबीबीएस से रिलेटेड क्लिनिकल सब्जेक्ट, पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं। तो उस पर भी वो लोग रिसर्च कर सकते हैं, उस पर भी जा सकते हैं। और बाकी तो आजकल इन्फॉर्मेशन तो हर जगह ही है, बस अपने आप को अपने प्रोफेशन तक लिमिट नहीं करना है। बिल्कुल। जैसे आपने अभी कहा कि पूरा कम से कम नहीं भी तो अगर मान के चले 15 से 20 साल का एक सफ़र है जहाँ पे एक एक्सपर्ट डॉक्टर आप बनना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप भी सफ़र में हैं अभी और आपका पीजी क्लियर हुआ है, आपके क्या क्या गोल्स हैं आगे, अगर आप हमसे शेयर करना चाहें, जितने भी दर्शक हैं उनसे शेयर करना चाहें, क्योंकि कहीं ना कोई आपको देख कर मोटिवेट ज़रूर हो रहा होगा, इंस्पायर आप कई लोगों को करेंगी। तो आपके क्या गोल्स हैं, आपको किस तरफ, किस फील्ड में अभी आगे जाना है,
मतलब मेडिकल में आप क्या अपनी एक्सपर्टीज़ किस सब्जेक्ट में करना चाहती हैं? मेरा गोल, मुझे रिसर्च और डायग्नोस्टिक काफ़ी पसंद है, जिसमें हम पता लगाते हैं डिज़ीज़ के बारे में कि कहाँ पे प्रेजेंट है, और तो वो पार्ट मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं उसी अगर तरफ जा पाऊँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। बाकी उसके बाद मुझे लगता है कि जैसे मैंने बोला, अपने प्रोफेशन को लिमिट नहीं करना चाहिए। पेशेंट्स को ट्रीट करने के साथ साथ अब मैं अपनी, जैसे मैंने काफ़ी पार्ट अपनी लाइफ का ऑलरेडी इसको दे दिया है, तो मैं अब चाहती हूँ कि मैं जो आउटर ऑफ दिस प्रोफेशन भी मैं चीज़ें करूँ, घूमने जाऊँ, अपने पेरेंट्स को टाइम दूँ। पिछले कुछ वर्षों में पेंडेमिक की सिचुएशन आई है और उसके बाद डॉक्टर्स को देखने का नज़रिया सोसाइटी का बिल्कुल अलग हुआ है। साथ ही साथ जो डॉक्टर के पेरेंट्स हैं उनका भी नज़रिया अलग हुआ है कि जब ऐसी पेंडेमिक की सिचुएशन होती है, डॉक्टर्स की जो जान है, उनकी जो लाइफ है, वो खुद भी खतरे में ही होती है। वैसे तो ऑलमोस्ट हर टाइम ही होती है, बट हमेशा इमरजेंसी के लिए तैयार रहना। जब आप इस सफ़र में हैं, आपके पेरेंट्स किस तरीके से इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करते हैं और बार बार वो क्या कहते हैं आपसे, जिससे आप और ज़्यादा मोटिवेट भी होती है। साथ ही साथ आपको ये भी लगता होगा कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में अपना कुछ समय अपने पेरेंट्स के लिए भी हमेशा रखना है। जी, मुझे लगता है पेरेंट्स के लिए कितने भी बड़े बच्चे हो जाएं, उनके लिए तो वो छोटे ही लगते हैं उनको, तो उनको हमेशा डर तो लगा ही रहता है अगर मैं हॉस्पिटल जाऊं, कहीं भी जाऊं, कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो उसे। पर जैसे वो देखते हैं कि मैं अपने गोल के लिए कितना सीरियस हूँ, तो वो कहीं ना कहीं दे हैव ऑल्सो मेड पीस विद इट कि अब उसे करना है तो अच्छी बात है, तो यही है। ओके तो आखिर में जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे आप कुछ कहना चाहेंगी, उनके लिए कोई मैसेज, जितने भी यंग एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं? जी, मैं सारे युवाओं को यही कहना चाहूँगी कि जो ये मेडिकल लाइन है ये बहुत लंबी है, पर उतनी ही रिवॉर्डिंग भी है। आपको अच्छा लगता है जब पेशेंट आपको थैंक यू कह के जाता है, पर ये भी जानिए कि अगर आप इस प्रोफेशन में को क्लियर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी कर पाते हैं तो निराश होने की कोई बात नहीं है। आपको और प्रोफेशंस की तरफ भी उतना ही इक्वल रिसर्च करनी है बिफोर गेटिंग इनटू दिस लाइन। थैंक यू। सानिका, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, इतना कीमती टाइम आपने दिया। और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं या सपना देख रहे हैं, वो भी अपने सपने की तरफ एक उड़ान भर रहे हैं, उनको ज़रूर मदद मिलेगी आज की इस बातचीत से। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ डॉक्टर सानिका, और आज के इस प्रोग्राम में मुझे उम्मीद है जितने भी यंग टैलेंट हमें देख रहे हैं और जो सपना देख रहे हैं कि एक दिन हम भी डॉक्टर बनेंगे, हम भी मेडिकल प्रोफेशन में अपना करियर बनाएंगे, उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और साथ ही साथ ये भी समझ आया होगा कि मेहनत के साथ जितना संघर्ष है, उसके बाद जो रिज़ल्ट मिलता है ना, उसकी मिठास ही कुछ अलग होती है। फिर मुलाकात होगी एक बार नए शख्स के साथ में, नए गेस्ट के साथ में, कार्यक्रम उड़ान में। उम्मीद है आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। तब तक के लिए मुझे यानी किरण कृशाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।